वेलकम दोस्तों। आज शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, पूरा चैप्टर स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि चैप्टर में स्टडी क्या करने वाले हैं, और ध्यान से चिपक के बैठना, अपना समय निकाल कर बैठना, क्योंकि ये चैप्टर बीच में छोड़ोगे तो फिर ये समझ आने वाला नहीं है। बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आई कैन गारंटी यू इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, आइए एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर आगे की बातें आपसे करता हूँ कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं बेसिकली। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो हम मीनिंग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। प्रिंसिपल्स, कैसे प्रिंसिपल्स, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है। उसके बाद हम समझेंगे कि मैनेजमेंट और साइंस में क्या फ़र्क है, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में, और वैसे ही प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम फीचर्स की बात करेंगे, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, फ्योल के प्रिंसिपल्स और टेलर एंड फ्योल का कंपैरिजन समझेंगे। दोनों ही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कह सकते हैं हम इन लोगों को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, आज इतना बड़ा चैप्टर जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपके लिए, अगर आपको सिरदर्दी लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और उन दोनों को बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है मिस्टर फेयोल को और मिस्टर टेलर को, जो हम अभी स्टडी भी करेंगे। एंड मोर ओवर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, कॉमर्स लिया था तो आपने सोचा कि साइंस से पीछा छूट गया है, साइंस अब हमें पढ़नी नहीं होगी, लेकिन थैंक्स टू दीज टू पीपल जिन्होंने साइंस को मैनेजमेंट में लेकर आए और उसको इंटीग्रेट किया, ये सच्चाई है कि ये बिजनेस स्टडीज़ में आपको साइंस और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन जो है वो इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। दैट्स व्हाट मेक दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। तो जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले मीनिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मीनिंग तो पता ही होना चाहिए ना कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है क्या। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो एक प्रिंसिपल क्या होता है जनरली, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं आप लोगों के लिए। प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट which reflects the fundamental truth about a phenomena based on cause and effect relationship। एक एक कीवर्ड में ही बहुत ज़्यादा गहराई है। शुरू करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब ही है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ फैक्ट which tells us about a fundamental truth। ट्रुथ क्या होता है, सच्चाई। फंडामेंटल ट्रुथ क्या होता है, जिसे झुठलाया ना जा सके। ये वो सच्चाई है जिसको कोई भी डाउट नहीं कर सकते किसी भी तरीके का। ठीक है, और दूसरा, इट इज सम सॉर्ट ऑफ ए फिनोमिना। फिनोमिना क्या होता है दोस्तों, समथिंग नेचुरल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नेचुरल चीज़ों को ऑब्जर्व करके, मतलब एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व कर कर बनाए गए हैं, बिजनेस ऑपरेशंस को ऑब्जर्व कर कर के बनाए गए हैं। दीज आर बेस्ड अपॉन अ फिनोमिना, एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी समझाते हैं। चलिए समराइज करता हूँ। प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स अ फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, और डिस्कशन करेंगे तो समझ आएगा, बट अगर मुझे आपको क्रक्स समझाना है कि प्रिंसिपल होता क्या है, तो प्रिंसिपल वो फंडामेंटल ट्रुथ्स हैं जो आपको किसी भी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चैप्टर का नाम है, स्टडी करना शुरू करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। एक अच्छे मैनेजर का क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसकी जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं को ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोला गया है। यानी आप अच्छे मैनेजर कब बन पाओगे, जब आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का ज्ञान होगा। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू बिकम अ सुपीरियर मैनेजर। बट कीवर्ड, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं दोस्तों। मैंने फिर से बोलना है कि ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, ये कोई टेलर मेड सोल्यूशन आपको नहीं देंगे, ये सिर्फ एक सुझाव देंगे
जिनको यूज़ करके आप एज अ मैनेजर अप्लाई करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो मत कीजिए। सो यस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। अब थोड़ी सी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, बट डेफिनेटली एमसीक्यू में या 1 मार्क क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन देखा गया है, तो इसलिए इसे स्किप नहीं करेंगे दोस्तों। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है, ये डिस्कस करने वाले हैं। देखो, प्योर साइंस प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के प्रिंसिपल्स होते हैं, जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल अडेप्टिव प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम क्रिएटिविटी के साथ यूज़ करते हैं, बट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में ऐसा नहीं होता। वो तो रिजिड हैं, ज़िद्दी किस्म के हैं, जो वो उनके बारे में लिखा हुआ है बुक्स में, वो बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करने वाले हैं। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसा नहीं है। जैसे एक गाना हनी सिंह डिफरेंट सुर लगा के गा देता है एक ही गाने को, सिमिलरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। एज अ मैनेजर आप एक प्रिंसिपल को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। सो मेजर डिफरेंस हमने पढ़ा कि साइंस प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, कीवर्ड दिए हुए हैं आपकी स्टडी करने के लिए, आप पढ़ सकते हैं साथ के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या फ़र्क है। देखो, टेक्निक्स वो मेथड्स होते हैं, वो प्रोसीजर्स होते हैं, वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको 1 बाय 1 परफॉर्म कर कर हम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि +2 के फाइनल एग्ज़ाम्स देने से पहले आपको प्री बोर्ड देना बहुत ज़रूरी है, आपको फाइनल के लिए एडमिट कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ टेक्निक फॉर गिविंग द फाइनल एग्ज़ाम। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की अगर बात करूं, सो बहुत ही क्लियर है कि अगर आप पेपर में फेयर तरीके से एग्ज़ाम लिखोगे, कोई भी चीटिंग नहीं करोगे, आपका प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? ठीक है, तो टेक्निक्स are some sort of series of steps, procedures, but principles, they are just the guidelines. Again I'm gonna mark this. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज दोस्तों। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज भी गाइडलाइंस होती हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी गाइडलाइंस होते हैं। ये चीज़ें समझ लेगा। देखो, दोनों में लिखा ही हुआ है कि दोनों भी हैं तो गाइडलाइंस ही। वैल्यूज बताती हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताते हैं, वो गाइडलाइंस हैं बेसिकली जो मैनेजरियल एक्शन के बारे में बोलते हैं। एक मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताता है, और वैल्यूज बताती हैं कि ये एक ह्यूमन का नेचर कैसा होना चाहिए। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम अपने समरी चार्ट पे फिर से रेफर करते हैं। हमने अभी मीनिंग पढ़ना शुरू किया था दोस्तों, उसके बाद मैं इसे हटाने की कोशिश करता हूँ। मैंने मैनेजमेंट वर्सेस प्योर साइंस पढ़ लिया है, हमने प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक, और हमने प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू दोस्तों जो है वो हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है जी, उसके बाद अब आगे चलेंगे और अब हम चलते हैं फीचर्स के ऊपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने अगर स्टडी किया है चैप्टर, तो मैं बोलूँगा कि 100% ये एग्ज़ाम में कितनी बार आया मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, the most important question is the features of management principles। तो आइए स्टडी करते हैं इसको किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। नेचर, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आंसर सेम होगा। बट आज बात कर लेते हैं, आज मुझे बोलने दो, क्योंकि ये बात आपको नहीं पता ही होगी किसी ने भी कि नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क होता है दोस्तों। जी हाँ, आंसर सेम रहेगा, मैं वो बात डिनाई नहीं कर रहा, बट देयर इज़ अ डिफरेंस जो कभी भी एग्ज़ाम में टेस्ट ज़रूर हो सकता है, और मुझे डर है कि आप गलती करोगे, इसलिए आज डिस्कस करते हैं। देखो, नेचर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। नेचर मतलब, मेरी ही बात ले लो, जैसे कि मुझे बच्चों ने बोला कि सर आपका नेचर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बेसिकली वो बात कर रहे हैं मेरी इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे हैं कि मैं सोचता किस तरीके से हूँ, मैं बिहेव कैसे करता हूँ, मैं बोलता कैसे हूँ। बेसिकली मेरा नेचर बहुत अच्छा है। बट जब बात करेंगे फीचर्स की, तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है मेरी क्वालिफिकेशन की दोस्तों।
कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फीचर्स डू आई हैव, अकाउंटिंग में मेरा एक्सपर्टीज कितना है, बिजनेस में मेरा माइंड कैसा चलता है, दोज आर माई फीचर्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेसिकली ये बॉडी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर देता है दोस्तों। जी हाँ, मेरे बॉडी की मेरी पर्सनैलिटी कैसे है। आपने मेरे बारे में बात करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं तरुण जी के, तो वो बात हम यहाँ पे करेंगे। खैर एनी हाउ, बिजनेस स्टडीज़ में हम सिर्फ समझते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के नेचर क्या होते हैं या फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन दोस्तों। जी हाँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई होते हैं और हर जगह अप्लाई होते हैं। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं है। तो इसलिए ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो वही वही बात लिखी हुई है कि ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में ये यूज़ होता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर कि दीज आर जस्ट जर्नल गाइडलाइंस। जैसा कि मैंने बोला, दीज डो नॉट प्रोवाइड अ रेडीमेड सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ये सिर्फ जर्नल गाइडलाइंस हैं और ये कोई भी रेडीमेड सोल्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, दीज आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इन्हें रातों रात नहीं बनाया गया है, प्रॉपर रिसर्च के बाद ही इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है दोस्तों। तो आप आंखें बंद कर कर इन पर विश्वास कर सकते हैं और अपने नए प्रिंसिपल्स भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि यस दीज आर फ्लेक्सिबल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह रिजिड नहीं है, दिए प्रोवाइड यू दी फ्लेक्सिबिलिटी। चेंजेस कैन बी मेड, लिखा भी हुआ है, चेंजेस कैन बी मेड इन द एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स दोस्तों। आगे चलते हैं। दे आर मेनली बिहेवियर। एक बिहेवियर कैसा होना चाहिए किसी मैनेजर का, बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, बिहेवियर के बारे में बात ही क्यों हो रही है, ताकि सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जी हाँ, सही पहचाना, ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माय डियर फ्रेंड्स। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इसी रिसोर्स को मोस्ट इफेक्टिव तरीके से यूज़ करने में किसी भी मैनेजर की मदद करते हैं, बिकॉज दे इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर, सबॉर्डिनेट एंड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैंने एग्जाम्पल दिया था और मैंने डेफिनेशन में भी बताया कि दे प्रॉपरली टेल यू द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्लस 2 में अच्छे नंबर लाने पर क्या इफेक्ट होगा, एक डी जैसे अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। एसआरसीसी फिर दूर नहीं है दोस्तों, अगर बिजनेस स्टडीज़ में हमारे लेक्चर से आपने अच्छे से पढ़ाई करी दोस्तों। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कॉज एंड इफेक्ट बताते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज़ करके क्या पॉजिटिव इफेक्ट मिल सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी और फर्म ऊंचाइयों पे ही जाएगी, ऐसा ये कंफर्म करते हैं हमें दोस्तों। नेक्स्ट आता है कंटिंजेंट। ये बड़ा ध्यान से समझने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस, दे आर सिचुएशन स्पेसिफिक दोस्तों। दे आर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बोला दे आर क्रिएटिव, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल लगना है वो एक अच्छा मैनेजर ही लगा पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा प्रिंसिपल कौन सी सिचुएशन में लगाना। मैं आपको प्रिंसिपल्स का ज्ञान दूंगा, लगाना कौन सा प्रिंसिपल है वो आपको ही डिसाइड करना होगा, बिकॉज दे आर कंटिंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे फीचर्स खत्म होते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं अपने चार्ट पे चल लेता हूँ फिर से। कहाँ गया हमारा चार्ट, ये रहा। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे फीचर्स के बारे में पढ़ा, दैट दे आर परवेसिव, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। They are journal guidelines. They do not provide a ready-made solution. They are formed by practice and experiments. दिन रात overnight नहीं बनाया गया है। They provide us the flexibility. इन्हें change किया जा सकता है as per the requirement. They are behavioral in nature. Basically human nature पर focus है इनका। They tell us about the cause and effect relationship, and yes, they are contingent of course. Case to case base पे ये काम करते हैं। चलिए आइए अब बात करते हैं significance के बारे में दोस्तों।
क्या फीचर्स और सिग्निफिकेंस में कुछ फ़र्क है? 100%। सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना दोस्तों, कभी भी किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, तो वो आपको पूछेंगे व्हाट इज़ योर यूएसपी, व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग प्राइस। आप हमें एक ऐसी चीज़ बताइए जिसकी वजह से हम आपको अपनी कंपनी के लिए हायर करेंगे। वैसे ही जब आप एज अ मैनेजर किसी बड़ी कंपनी में या मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे जाएंगे, तो सामने वाला एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ऐसी नॉलेज आपके पास है कि आपको इतनी बड़ी पोस्ट दूं। तो उन्हें वहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की सिग्निफिकेंस बता देनी है आपने, क्योंकि वो समझ जाएगा कि अगर आपको ये ज्ञान है इतना सारा, तो फिर डेफिनेटली आप एक रिसोर्सफुल पर्सन हो उसकी फर्म के लिए, उसकी कंपनी के लिए। ठीक है, आइए सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस पता होगी तो आप एक अच्छे मैनेजर बन पाएंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बोला। सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। देखो, दे प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। बुरा मत मानना मेरे शब्दों का, लेकिन मैनेजर को उसकी औकात याद दिलाना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का काम है। ऐसा बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत नहीं है। और इस लाइन का भी यही मतलब है, दे प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। They provide them the guidelines, they help them in improving their knowledge and abilities, and they allow them to learn from their mistakes. So उनकी औकात बार बार याद दिलाना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का काम है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? मैन एंड मटेरियल। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फोकस that these organizations use these resources very optimally with the minimum cost and with maximum output। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बट जब तक मैं आपको सारे प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ा दूं बात नहीं बनेगी। तो हमने दो इंपॉर्टेंस पढ़ी है। सबसे पहले ये मैनेजर को उसकी औकात याद दिलाते हैं, दूसरा रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर करते हैं, तीसरा साइंटिफिक डिसीजंस लेने में ये प्रिंसिपल्स मदद करते हैं, फोर्थ मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। These principles train the managers in implementing the changes in the right direction and at the right level in the organization। डिफरेंट सिचुएशंस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को चेंज कैसे करना है, these principles also tell you the same दोस्तों। ठीक है, आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। दे एक्ट एज अ बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू हैव सिस्टमैटिक वर्किंग दोस्तों। एंड फाइनली दे फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग एज अ कंपनी द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ। तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, कुछ फर्ज बनता है सोसाइटी के टूवर्ड्स। और ये प्रिंसिपल्स में लिखा गया है कि हर मैनेजर का कर्तव्य है सोसाइटी का ख्याल रखना, सोसाइटी को सर्व करना, सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना, सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचना। ठीक है, जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी बैठेगी इस पॉइंट पे भी। मैनेजमेंट ट्रेडिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, बीबी और एमबीए सर अगर आप करने का सोच रहे हैं +2 के बाद, एक बात बोल रहा हूँ आज, तो आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ना, कैट का टेस्ट होता है, कभी सर्च कीजिए, तो उसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर भारी भारी क्वेश्चन आते हैं। और अगर आज आपने मुझसे, ये मेरे साथ, मुझसे क्या बल्कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, अगर मेरे साथ ये चैप्टर आज आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया, समझ लिया, तो फिर एमबीए के वो दिन भी आपके दूर नहीं है, और ये बहुत हेल्प होगी आपको। These principles act as a base of doing research and development in management studies. They act as a body of knowledge। क्या लिख दिया उन्होंने? प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज जो है, बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब किसी भी सब्जेक्ट का संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला इन प्रिंसिपल्स के अंदर। तो हमने फटाफट से, मैं मानता हूँ मैंने ये बहुत अच्छे से डीप में जाके नहीं समझाया, बट बिलीव मी, एक बार हम फेहॉल को और टेलर को समझ लेंगे तो आपको ये सिग्निफिकेंस समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एनी हाउ, अभी हमने ये सिग्निफिकेंस कर लिए हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको चीज़ें याद भी रहें। क्या है सिग्निफिकेंस है? दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू रियलिटी, मैनेजर को उसकी औकात याद दिलाना। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन,
प्रॉपर यूटिलाइजेशन में मदद करता है ये. दे हेल्प इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस, दे हेल्प इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, दे हेल्प इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, दे हेल्प इन मीटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे हेल्प इन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. माई डियर फ्रेंड्स, चलिए अब फाइनली आ गए हैं हम उस क्वेश्चन पे जिसका मुझे तो बेसब्री से इंतजार था. आपको है या नहीं, आई डोंट नो. फेयोल प्रिंसिपल्स. फेयोल वो व्यक्ति है जिसके बारे में हर एमबीए के स्टूडेंट को तो पता होगा ही होगा, लेकिन हर +2 के बच्चे को भी पता होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एमसीक्यू में इन भाई साहब के बारे में बहुत पूछा भी गया है और पूछा जा भी सकता है. एंड सच में जेन्युइनली मज़ा आएगा आपको इनके बारे में पढ़ के. इट इज़ मतलब ये इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है. ही इज़ जस्ट एन इंस्पिरेशन टू मी ऑल्सो. जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने खुद स्टडी किया है इनके बारे में नेट पे जाके, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय दिस ऑनरेबल मैन. सो आइए स्टडी करते हैं. देखिए, हेनरी फेयोल इनका पूरा नाम था. ठीक है, फ्रांस में इनका बर्थ हुआ 1849 में. नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो समझिए. ही स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंजीनियर. ये कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थे. ही इज़ अ साइंटिफिक बैकग्राउंड पर्सन. साइंस का इन्होंने स्टडी किया था, प्रॉपर इंजीनियर थे. बट लेटर ऑन इनका काम देखते हुए इन्हें एमडी की पोस्ट दे दी गई थी इनकी कंपनी में, कोल माइनिंग जो कंपनी थी. और बात ये नहीं है, जब ये प्रमोट किए गए तब सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी चल रही थी उस कंपनी के अंदर. आई एम सॉरी, शायद आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी उस समय प्रिवेल कर रही थी. और इनके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वजह से, कान खोल के सुनो, इनके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वजह से जब ये वहाँ से रिटायर हुए तो वो कंपनी एक लीडिंग कोल स्टील कंपनी बन गई थी. आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ इनके बारे में जाके स्टडी कीजिए. एक ऐसा व्यक्ति जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं था, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके एक इंसॉल्वेंट कंपनी को एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया. कुछ तो बात होगी यार इस इंसान में, पढ़ना एक बार. खैर, व्हाट आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन बाय फेयोल. तो इनको मैनेजमेंट ऑफ फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स के नाम से जाना जाता है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना. बिकॉज इन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, जैसे कि ही मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल. अभी स्टडी करेंगे इसको. ही आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप्स. आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया मैंने आपके साथ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. सो इन सब के बारे में भी पूरा ज्ञान जो है वो इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है. और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कुछ भी करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ना ज़रूरी है. वो पढ़े बगैर आप ये स्टेप्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ये तो श्योरिटी है. और इन्होंने बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 प्रिंसिपल्स बनाए हैं. अगर ये 14 प्रिंसिपल्स आप याद कर लेते हैं, ये बोलना गलत होगा बट रट्टा मार लो. समझ आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो अभी रट्टा मार लो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ. और रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो, सॉरी फॉर माई वर्ड्स. ठीक. तो अब इन 14 प्रिंसिपल्स को ध्यान से समझना है. अब अगर चाहो तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो. मैं तो नहीं लेने वाला, रात के 2 बजे हैं. आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर, चाहे 4 बजे चाहे 5 बजे सुबह के. लेकिन आपको रेस्ट लेना है, पॉज करके 2 मिनट रेस्ट ले लीजिए और 14 प्रिंसिपल्स को शुरू करते हैं. ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बट मैं क्रक्स बताते जाऊंगा आपको. डिवीजन ऑफ वर्क. फेयोल ने बोला कि किसी भी काम को स्मॉल टास्क्स में डिवाइड कीजिए और हर टास्क को इंडिविजुअल पर्सन को असाइन कर दीजिए. जिससे होगा क्या, दैट पर्सन विल बिकम स्पेशलाइज्ड over a period of time. He will become an expert over a period of time. और इससे अल्टीमेटली पॉजिटिव इफेक्ट्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे. जैसे कि सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट है कि स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी. आवर एम्प्लॉयज विल बी मोर स्पेशलाइज्ड देन एवर. उसके बाद इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर एफिशिएंसी. एक ही काम को बार बार करेंगे तो अगली बार और परफेक्ट होंगे, और परफेक्ट होंगे, इन शॉर्ट एफिशिएंट होंगे. और कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए हैं वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल के. देखो, कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि डिवीजन ऑफ वर्क कितना इम्पोर्टेंट है. कई ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है, क्योंकि मैंने कॉरपोरेट में काम किया हुआ है दोस्तों, कुछ कंपनीज
एक बंदे को 25,000 में हायर करने को रेडी हैं और उसे एक इंसान से सारा काम करवाती हैं। टैली में अकाउंट्स बनाने से लेके उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराने तक सब काम एक ही बंदा करता है। और मैं बता रहा हूँ वो काम कितना सही करता है या कितना गलत करता है, तो उसका खुलासा मुझे करना ही होगा कि वो काम में गलतियाँ होती हैं। एंड आई एम श्योर, बिकॉज एक इंसान कितना काम करेगा। बट फ्योल ने कहा ऐसा नहीं करना है। आप 25,000 का एक बंदा हायर करने की बजाय 10,000 में 2 बंदे हायर कीजिए, लेकिन काम को डिवाइड कर दीजिए। और जब आप काम को डिवाइड करेंगे, यू विल सी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो हो ही रहा है, आपके आउटपुट भी बहुत ज़्यादा अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से आप समझेंगे। पिक्चर में भी देखिए, एक मैनेजर ने 4 बंदे काम के लिए लगाए हुए हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो हमने फ्योल का पहला प्रिंसिपल पढ़ा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है दोस्तों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, whereas responsibility means obligation to complete the job assigned on time. अथॉरिटी का मतलब है किसी काम को करने की पावर आपके पास है या नहीं है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि उस पावर की वजह से कितनी ज़्यादा ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आई है। जैसे अकाउंट्स में आप पढ़ते हैं कि एक एसेट के लिए इक्विवेलेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में कितनी स्टैंड कर रही है। कभी मौका मिला तो अकाउंट्स का भी ज्ञान आपको दूंगा अच्छे से, क्योंकि आप अभी उसमें भी बहुत परफेक्ट नहीं है, मैं समझता हूँ। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ्योल का क्या कहना था, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो फ्योल ने क्लियर किया है कि देयर शुड बी अ बैलेंस, देयर शुड बी अ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। मैनेजर के पास राइट टू पनिश होना चाहिए, तो वैसे ही हर एम्प्लॉय के पास कुछ सेफ गार्ड भी होने चाहिए, ताकि वो मिसयूज और अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर से बच सके। तो एम्प्लॉयज़ को भी सेफ गार्ड्स देने चाहिए, मैनेजर्स को भी राइट्स टू पनिश देने चाहिए, और अल्टीमेटली एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं जो बेसिकली आपको पढ़ने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिसिप्लिन सीखना है तो आर्मी वालों से सीखिए। उन लोगों ने रूल्स और रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करना है वो हमें उनसे सीखना चाहिए। दे आर सुपीरियर इन दैट पॉइंट, एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर आर्मी। वो हम सबको करनी भी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, तो डिसिप्लिन का मतलब फ्योल ने भी समझाया कि डिसिप्लिन का मतलब ही है कि हमें प्रॉपर रूल्स के साथ चलना है, फेयर एग्रीमेंट्स करने हैं, इलीगल काम नहीं करने हैं, कमिटमेंट्स को मीट करना है, वादा जो किया है वो निभाना है, और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज का ध्यान रखना है। यानी कोर्ट ने अगर कुछ हमारे ऊपर एप्लीकेशंस ऑब्लिगेशंस डाली हैं तो उनको भी प्रॉपर टाइम टू टाइम फुलफिल करते रहना है दोस्तों। अब डिसिप्लिन, फ्योल ने भी कहा कि प्रॉपर डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, चाहे वो फिर सुपीरियर लेवल पे हो या सबऑर्डिनेट लेवल पे। इससे होगा क्या, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है दोस्तों यूनिटी ऑफ कमांड। वन मतलब बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन के बाद ही मैं समझता हूँ उन्होंने इस चीज़ के बारे में पता लगाया होगा। ठीक है, उनका कहना था फ्योल का कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही सुपीरियर के ऑर्डर्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बेचारा एम्प्लॉय एक है और चार चार बॉसेस उसको ऑर्डर देने में लगे हुए हैं, बिकॉज अगर ऐसा हो रहा है देन ही विल गेट कंफ्यूज्ड, एंड व्हेन ही गेट्स कंफ्यूज्ड दोस्तों, तो फिर भूल जाइए कि कोई काम ढंग से होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। समझ रहे हैं, तो यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर ओनली। ठीक है, उसके बाद ये वो डायग्राम भी दिया हुआ है उन्होंने कि एक बॉस ही एक बंदे को ऑर्डर देने का चाहिए, और ऐसा ना हो कि एक बंदे को एक से ज़्यादा बंदे ऑर्डर्स दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये तीनों ही बंदे यहाँ पे हमारे इस भाई को ऑर्डर देने में लगे हुए हैं।
नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन यूनिट मीन्स वन प्लान, वन डायरेक्शन, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देखिए मैनेजर्स का मेन मोटिव होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए। एम्प्लॉयज का मेन मोटिव होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी कमाई जाए। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि उन दोनों में क्लैशेस हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैनेजर कहते हैं कि अगर सैलरी ज़्यादा देने लग गए तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और एम्प्लॉयज़ को लगता है कि इतनी कम सैलरी में हम ज़्यादा एफिशिएंट क्यों हों, हम तो काम उतना ही करेंगे जितनी सैलरी मिलेगी। एट द एंड सफ़र कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो फियोल ने इस बात को समझा। फियोल ने कहा कि आप एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में काम कीजिए। एम्प्लॉय, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिए जिससे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जब प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। ध्यान से सुन लेना इस बात को रिवाइंड करके, मैंने बोल दिया, समझ आई है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। जो बात मैंने पहले करी है वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। कभी कभी, कहने का मतलब है कि कभी कभी इंडिविजुअल गोल्स को फ्योल ने समझाने की कोशिश की कि कभी कभी इंडिविजुअल गोल्स और फर्म के या कंपनी के गोल्स में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। सेम एग्जांपल जो मैंने अभी पहले दिया कि एम्प्लॉय को सैलरी चाहिए और मैनेजर को परफॉर्मेंस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट के थ्रू फेयोल ने बोला कि कभी कभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगर सेक्रीफाइस करना भी पड़े, कंपनी में प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं एम्प्लॉय को समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, कंपनी को प्रॉफिट्स में लेकर जाएंगे और फिर डिमांड करेंगे सैलरी इंक्रीज करने की। तो फेयोल ने दोनों को बड़े ही ध्यान से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद रेमुनरेशन ऑफ पर्सन्स। तो आप देख ही रहे हैं फेयोल ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है इन सब चीज़ों के, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। अब रेमुनरेशन कितनी होनी चाहिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इस बात को क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। सैलरी या रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वो होनी चाहिए जो उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction, that provide them a reasonable standard of living with the paying capacity of the company। सैलरी वो होनी चाहिए जो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के विद इन हो और एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सामने वाले को भी प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ठीक है, बस एक इम्पॉर्टेंट बात तो नहीं थी ये, बहुत ज़्यादा सब समझते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले तो आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब या डिफरेंस पता होना चाहिए दोस्तों। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब ही है जब हम अथॉरिटी मेकिंग जो है वो कुछ ही लोगों के पास छोड़ देते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि हर बंदे के पास अथॉरिटी है डिसीजंस लेने की। Centralization refers to concentration of authority या simply power in hands of few people at the top level, but decentralization का मतलब है even distribution of power। ठीक है, अब सवाल उठा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो फियोल ने क्या बोला अपने प्रिंसिपल में? फियोल ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना ही पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एंड माइंड माय वर्ड्स, ना ही पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन, ये देखिए मार्क किया हुआ है, देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जी हाँ, अगर तो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर सेंट्रलाइज टेक्निक अडॉप्ट हो सकती है, बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है, मस्ट है। वैसे ही दोस्तों, अगर एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, तो फिर हम उन्हें ऑब्वियसली अथॉरिटी देंगे, यानी हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। बट अगर एम्प्लॉय अभी कच्चा है, कुछ तो पक्का नहीं है, तो फिर अभी हम कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के। ठीक है जी, सो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, और इसको मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको।
ठीक है। जिसको समझ आ गया तो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाता है, और किसी कई कुछ कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आता, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप अगर मैं स्टार बना पाऊँ, यू कैन सी माई ड्राइंग। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी। आई पार्डन। अब ठीक है। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर। सिंपल भाषा में, अगर ई को, मेरे भाई ई को ओ के साथ कोई कम्युनिकेशन करना है तो पहले उसको डी सी बी ए एल एम एन इन सब से होके उसे गुजर के आना पड़ेगा। बट यहाँ पे इसी को स्केलर चेन बोलते हैं, या इसी को ही फॉलोइंग अ लाइन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। बट मैं आपको फिर से बोल दूं, ये जो प्रोसेस था ये बहुत ही लेंदी था, और कभी कभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाती थी इस चक्कर में। तो फिर फेयोल ने इस बात को समझा और उसने मॉडिफिकेशन की, और उसने एक इंट्रोड्यूस किया गैंग प्लैंक को। जी हाँ, गैंग प्लैंक कहता है कि अगर ई को ओ से बात करनी है तो वो डायरेक्टली कर सकता है कुछ सिचुएशंस में। कुछ सिचुएशंस में, सभी में नहीं, सभी सिचुएशंस में तो इन जनरली स्केलर चेन फॉलो होगी, यानी ई को ओ तक आने के लिए इस साइकिल को फॉलो करना ही होगा। बट यस, अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो गैंग प्लैंक का यूज कर सकता है। गैंग प्लैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चल। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर का मतलब क्या है? यहाँ पे कमांड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपको ऑर्डर्स मिले आपके बॉस से, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में फ्योल ने कहा कि एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए मैन एंड मटेरियल का। जैसे कि घर पे आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं, बेसिकली आपकी पेरेंट्स आपको समझाते हैं, या टीचर्स स्कूल में आपको समझाते हैं कि अपनी जो चीज़ें हैं रोज़ की यूज़ की, उनके लिए एक फिक्स प्लेस बनाना बहुत ज़रूरी है जीवन में, ताकि आप उनको ढूंढने में समय बर्बाद ना करें। जैसे कि मेरा फ़ोन है, वो रात को सोने से पहले मैं अपने बेड के एंड पोर्शन पे रख के सोता हूँ, और सुबह मुझे पता होता है कि वो फ़ोन मैं वहाँ से पिक कर सकता हूँ, because I have made an orderly arrangement for keeping my mobile phone दोस्तों। तो वैसे ही फ्योल ने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, सो दैट नो टाइम एंड एनर्जी इज वेस्टेड इन सर्च ऑफ एनी मटेरियल और एनी पर्सन दोस्तों। ठीक है, एनी पर्सन एक कीवर्ड मैं बता दूं आपको। एनी पर्सन का मतलब क्या है? यहाँ पे किस एम्प्लॉय का कौन सा कैबिन है वो भी पता रहना चाहिए, सो दैट हम बार बार उस एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में बेसिकली था। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी दोस्तों। इक्विटी का मतलब ही है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सुंदर पिंचाई जैसा इंसान गूगल का सीईओ बना है दोस्तों। अगर गूगल वाले सोचते कि ये तो इंडियन है, हम क्यों ना किसी अमेरिकन को गूगल का मेन सीईओ बना दें, तो फिर आज गूगल एंड्रॉयड का जो इन्वेंशन सुंदर पिचाई की वजह से हुआ है, मुझे नहीं लगता फिर वो हो पाता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं पर्सनली भी मानता हूँ हर इंसान इक्वल होता है, और फ्योल ने भी इस बात को समझा है। इक्विटी रेफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज। अब मतलब इक्विटी का मतलब क्या है कि जो सीईओ सुंदर पिंचाई जैसा और जो छोटे लेवल का पियोन है, दोनों की सैलरी में इक्विटी होनी चाहिए क्या? नहीं। उनके रूल्स में उनके साथ जो बिहेवियर हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। जब गूगल का ओनर लैरी पेज आए तो वो सुंदर पिंचाई को जितनी रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है, वैसे ही उसे छोटे बंदों को भी ट्रीट करना चाहिए, पियोन को भी और दूसरे स्टाफ को भी ट्रीट करना चाहिए। ये लिखा भी हुआ है, डजंट मीन इक्वल सैलरी बट रूल्स, इक्वल रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, बस खत्म होने वाले हैं। 14 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, थोड़ी सी देर और लगेगी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। देखिए, एम्प्लॉयज़ का फर्म में आना जाना अगर बहुत ज़्यादा है, आना जाना मतलब आया, महीना काम किया और चला गया, ऐसी फर्म ग्रो नहीं कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ,
चाहे तो आप डिस्कशन कर लीजिए, कितने भी बिजनेसेस देख लीजिए, सक्सेसफुल वही बिजनेस हुआ है जिसके अच्छे एम्प्लॉयज़ रहे हैं, चाहे फिर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों ना हो या टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो कोई फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, फेल को भी ऐसा लगा, और ऐसा करने के लिए हमें उन्हें जॉब सिक्योरिटी देना होगा, उनके मन में ट्रस्ट पैदा करना होगा कि कोई बात नहीं, अगर आपसे कल को गलती भी होती है तो हम आपको निकालेंगे नहीं, वी विल एनकरेज यू। ठीक है, मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा फेयोल ने कि उन्हें कभी निकालना ही मत। अगर एक एम्प्लॉय ने बहुत बड़ी गलती करी है, जैसे हर्षद मेहता स्कैम जो वेब सीरीज अभी आई, उसमें बैंक के एम्प्लॉयज़ ने हर्षद मेहता का स्कैम करने में प्रॉपर साथ दिया, और ऐसा करने पे फिर एसबीआई ने उन एम्प्लॉयज़ को फायर किया, और फेयोल ने भी कहा कि ठीक है, इट मस्ट बी डन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल, तो ऐसी सिचुएशन में करना ही चाहिए था और करा भी है। उसके बाद आता है इनिशिएटिव, ये पिछले से जुड़ा हुआ ही है। इनिशिएटिव कहता है कि हमें अलाउ करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को दैट दे कैन टेक सम इनिशिएटिव, देयर सजेशंस शुड बी ओपनली इनवाइटेड, बट इनिशिएटिव का मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो डिसओबे करेंगे, हमारे खिलाफ जाएंगे, फालतू की टीचरबाजी ये नहीं चलेगी। हाँ, इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन देयर सजेशंस, इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, बेसिकली मेन मोटिव यही है। फाइनली हमारे पास आता है स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स ये लैटिन वर्ड है, बट स्पिरिट डी कॉप्स कहता है दैट एवरी मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। वो बार बार ये ना कहे कि मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, उसे कहना है कि हम करेंगे हम करेंगे। मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी, दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बेसिकली वी हैव टू रिप्लेस आई एंड वी। ठीक है, तो अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा क्योंकि जेन्युइनली बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो 100 यूनिट्स बनाने का ऑर्डर आया था, एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल का। मान लीजिए एप्पल कंपनी के पास 100 आईफोन बनाने का ऑर्डर आया, 10 एम्प्लॉयज़ थे, तो एप्पल के मेन सीईओ ने कहा कि आप 10 एम्प्लॉयज़ मिलकर 10-10 पीसीस बनाइए और 100 पीसीस डिलीवर कर दीजिए एक दिन में। अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय ने 10 पीसीस 5 बजे शाम को बना लिए हैं, लेकिन एक दूसरा एम्प्लॉय है उसने सिर्फ 3 पीसीस बनाए हैं बिकॉज ही वॉज नॉट दैट मच एक्सपर्ट। तो जिसके 10 पीसीस कंप्लीट हो गए हैं उसे दूसरे एम्प्लॉय की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके 10 पीसीस कंप्लीट हो गए हैं तो अब वो रिलैक्स हो जाए, नहीं, हमें टीम गोल की तरफ भी ध्यान देना है बिसाइड्स आवर इंडिविजुअल गोल्स। यही मतलब है स्पिरिट डी कॉप्स का इन ट्रू सेंस। सो फाइनली दोस्तों, मुबारक हो, आपने फेयोल के बारे में और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो फेयोल की हमने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी आपको, उसके बाद हमने उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस 14 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, उसके बाद वो प्रिंसिपल्स क्या थे वो पूरा ये ज्ञान दिया हुआ है। देखिए चार्ट हमारा ख़त्म होने की कगार पे है और हम ये सब भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आई डोंट लाइक दिस, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली ये पोर्शन भी हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की दोस्तों और कंपैरिजन बिटवीन फेयोल एंड टेलर की। साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एक अनदर क्वेश्चन। ठीक है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाई एफ डब्ल्यू टेलर ने। आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी इंजीनियर्स हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होकर भी ये बंदे मैनेजमेंट में कैसे घुस गए, बट ऑब्वियसली दे हैव देयर टैलेंट, तो मैं इसको वो नहीं करूँगा। ही इज़ बेसिकली अ मैकेनिकल इंजीनियर, और इन्होंने भी एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात की। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो मैंने फेयोल के बारे में भी बोला था, ही इज़ ऑल्सो द फादर of management and thoughts and he is the father of scientific management। एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। उन्होंने बहुत सारी बुक्स और रिसर्च पेपर्स बनाए हैं,
इनकी एक फेमस बुक है, एक पीस रेट सिस्टम का फेमस प्रिंसिपल है, वेरी फेमस, अभी हम डिस्कस करेंगे। और बहुत से अदर साइंटिफिक मेथड्स इन्होंने बनाए हैं जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। सो एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर स्टेप पे साइंस को लगा देना साइंटिफिक मैनेजमेंट है। क्या बात है, मज़ेदार डेफिनेशन। और ऐसा करने के लिए हमें साइंटिफिक टूल्स, हमें साइंटिफिक मेथड्स और हमें ट्रेन पर्सोनल की ज़रूरत होगी। ऐसा इनका कहना है कि आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी टूल्स के ऊपर, मेथड्स के ऊपर और ट्रेंड पर्सनल के ऊपर दोस्तों। ठीक है जी, बात करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। और ये 14 बड़े बड़े प्रिंसिपल्स नहीं है, छोटे छोटे 4 प्रिंसिपल जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, देखो रूल ऑफ थंब का मतलब है कि मैनेजर की अपनी मनमर्जी, जो मैनेजर ने बोल दिया बस वही होना है। लेकिन यहाँ पे टेलर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैनेजर ने बोला ओके एंड ओके, देयर शुड बी अ साइंटिफिक इंक्वायरी। किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए उसके बारे में। कोई इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड हमें यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, और एट द एंड एक बेस्ट मेथड को हमें अडॉप्ट करना है। 2 से 3 बेस्ट मेथड नहीं हो सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल साइंटिफिक ये था कि हमें हिट एंड मिस, तुक्केबाजी नहीं करनी, कि एक बेस्ट मेथड को चूज करके रखना है हर चीज़ के लिए। जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ के लिए आप लोगों ने आज से डिसाइड कर लिया कि आप तो सिर्फ मेरे ही लेक्चर देखने वाले हैं, यानी यू हैव डिसाइडेड द बेस्ट टीचर फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं ऐसा अपनी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कई बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, प्लीज़ समझिए मेरी बात को। उसके बाद आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक मेल भाव की भावना जो होती है, मिलकर काम करने की जो भावना होती है, वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने समझा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल म्यूचुअल गिव एंड टेक जो है वो होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। देखो, हमेशा एक प्रॉब्लम रही है हर फॉर्म में और आज भी है, किसी भी फॉर्म में देख लेना। मैं तो खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपने कॉर्पोरेट करियर में, जब मैं कर रहा था बेसिकली। अभी तो मैं आई एम इनटू दिस थिंग, बट मैं बताता हूँ आपको। हर कॉरपोरेट में एम्प्लॉयज़ को लगता है कि दे आर अंडर पेड, और मैनेजर्स को लगता है दैट एम्प्लॉयज़ आर गुड फॉर नथिंग, दे आर जस्ट टेकिंग द सैलरीज फ्री ऑफ कोर्स। तो फिर यहाँ पे टेलर आया और टेलर ने कहा कि देखिए मेंटल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, अपनी विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। टेलर ने कहा कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज। सो ये देखिए, इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि दोनों ही बंदे खुश हैं तो फिर बोनस भी मिलेगा और प्रॉफिट्स का चार्ट भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। चलिए जापान में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया गया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। और एक ब्लैक रिबन मैंने ये लिख के रखा हुआ है, जब भी बात कर लेते हैं। मैंने इसके बारे में रिसर्च भी की थी कि सच में ये बात सच है या नहीं है, बट ये बात सच है। जापान में दोस्तों, जब भी उन लोगों को रिवोल्ट करना होता है, एम्प्लॉयज़ को, या अपनी सैलरी इंक्रीज करनी होती है, वो लोग स्ट्राइक पे नहीं जाते। जैसे इंडिया में तो काम ही बंद कर देते हैं, कंपनी को लॉसेस में भेजने को तैयार हो जाते हैं। जापान में ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पे वो लोग एक ब्लैक रिबन अपने शोल्डर्स पे टाई कर लेते हैं बेसिकली, जितना मैंने स्टडी किया, और वो काम करते रहते हैं, बट वो ब्लैक रिबन बांध के रखते हैं टू शो देयर डिसअग्रीमेंट विद द मैनेजर्स। और ऑब्वियसली मैनेजर्स भी वहाँ के फिर इस बात को समझ के एक मतलब उनका तरीका काम करने का बहुत अच्छा है और वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, और इंडिया में भी ये अडॉप्ट होना चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप ही फ्यूचर मैनेजर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, कि इस चीज़ को ज़रूर आपने फॉलो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मिलकर हाथ बढ़ाना है,
कल्ले कल्ले नहीं चलते जाना है, बस वही बात यहाँ पे की हुई है। नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर्स को बार बार ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक काम उन्हें दिया और सालों सालों उनसे बस वही काम करवाते गए, ऐसे तो वो बोर हो जाएंगे, उनकी कोई एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी। और कई इंडियन कंपनीज में ऐसा देखने को मिला था। कंप्यूटर नए नए आए थे तो उस समय कुछ कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर ऑपरेट करने की पावर ट्रेनिंग दी। पावर तो क्या, अथॉरिटी भी दी और ट्रेनिंग भी दी। बट गवर्नमेंट ऑफिसेज में कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग नहीं दी गई, रादर उन्होंने नए लोगों को हायर करा जिनको कंप्यूटर का ज्ञान पहले से ही था। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, बट जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे जिनको निकाल दिया गया जस्ट बिकॉज दे डोंट नो द कंप्यूटर, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। टाटा जैसी बड़ी कंपनीज में रतन टाटा जी खुद एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पर फोकस करने को बोलते हैं और वो कभी किसी को निकालते नहीं हैं। ऐसा मैंने स्टडी किया हुआ उनके बारे में। आई होप ये चीज़ सही है। तो हमने ये बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स पढ़ ली हैं, बट अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे शाहरुख खान साहब ने कहा है कि पिक्चर तो अभी बाकी है, तो बिल्कुल साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर इसने अलग से बना दी हैं। ही इज़ अ वेरी क्लेवर गाय। फेओल ने सीधा बोला कि मेरे 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लो। FW टेलर ने पहले अट्रैक्शन दिया कि सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल्स हैं, और जब उन 4 को पढ़ने गए तो लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि साइंटिफिक टेक्निक्स भी मेरी अलग से हैं उन 4 के अलावा, वो भी पढ़ के जाओ। आइए स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहली टेक्निक आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि एक मैनेजर में सभी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती एक अच्छे फोरमैन की। तो हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 2 डिपार्टमेंट होने चाहिए और हर डिपार्टमेंट में कम से कम 4 बंदे होने चाहिए। रिवाइंड करके दोबारा से सुनो मेरे शब्दों को। हर ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 2 डिपार्टमेंट होने चाहिए। पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होने ही चाहिए इन टोटल इन दोनों डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि एक इंसान हर काम नहीं कर सकता। और उन 8 लोगों का नाम भी इसने यहाँ पे दे दिया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 8 लोग होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले देयर शुड बी अ रूट क्लर्क। ये वो व्यक्ति है जो ही विल फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। देखो, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैंने एक नया ऑफिस ज्वाइन किया और वहाँ पे मैं गया, मुझे उन लोगों ने कंप्यूटर दिया। अब सबसे पहले तो कंप्यूटर कैसे चलाना है उन लोगों का, वो जो काम मुझे सिखाएगा बंदा, उसको मैं बोलूँगा रूट क्लर्क, बिकॉज ही विल टेल मी द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट आई नीड टू परफॉर्म दैट मैनुअल जॉब, जो मेरे केस में है कंप्यूटर को चलाना। दूसरा आएगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये वो व्यक्ति है जो मुझे कंप्यूटर ऑन होने के बाद उसमें काम क्या करना है, मान लो मुझे अकाउंट्स बनाने हैं टैली में, तो वो अकाउंट्स कैसे बनाने हैं वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होगा मुझे समझाना। उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये वो व्यक्ति है जो मैं सुबह कितने बजे आया और शाम को कितने बजे गया, कितने घंटे एक्स्ट्रा मैंने काम किया। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क वो व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। एंड लास्टली देयर इज़ अ डिसिप्लिनरियन। ये वो व्यक्ति है जो देखेगा कि ड्यूरिंग माई वर्किंग आवर्स मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं सच में काम कर रहा हूँ या आवारागर्दी कर रहा हूँ, फ़ोन चला रहा हूँ। ठीक है, तो 4 बंदे तो ये थे। अब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में भी ये 4 बंदे और होने चाहिए। सबसे पहला तो है गैंग बॉस। ये वो व्यक्ति है जो सुबह मेरे जाने से पहले मेरे सिस्टम को इंश्योर करता है कि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, ताकि जब मैं काम करने पहुंचूं तो मेरे पास ये बहाना कभी भी ना हो कि मेरा तो कंप्यूटर ख़राब हो गया था इसलिए मैंने एक जॉब को परफॉर्म नहीं किया। दूसरा आता है स्पीड बॉस। ये इंश्योर करता है कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब हो रहा है, यानी कोई भी काम अगर मैंने किया है तो उसको आगे प्रोसीड करना, क्लाइंट से कंफर्म कराना, इस लोगों का काम होता है। ये सब एक्चुअल में, ये कोई ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ मैं यहाँ पे,
एक्चुअल में ये पोस्ट होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस, he ensures that machines and tools are kept in working conditions, and lastly there is an inspector, most important role, इसको हम ऑडिटर भी बोलते हैं। this boss keeps a check on quality control of the output। ठीक है, तो ये सब होने चाहिए। टेक्निक थी। नेक्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो टेलर ने कहा कि चीज़ों को जितना इजी और सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो। यानी एक पेन कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। एक पेन कंपनी थी जिसने अपने ही ब्रांड के अंदर वैरायटी ऑफ पेन्स बनाने शुरू कर दिए, बट बिक रहा था सिर्फ एक या दो ब्रांड ही, बाकी सब इन्वेंट्री में पाइल अप हो रहा था। तो टेलर ने कहा कि हर कंपनी को समझना चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिंप्लीफाई करो ना यार काम को, क्यों उसके पीछे रगड़ा देने में लगे हुए हो। उसका प्रोडक्शन बंद करो, जो दो चीज़ें आपकी बिक रही हैं उसे और बेचने पे अपना फोकस डाल दो। ठीक है। एंड स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन से मतलब है कि आपके पास प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए फॉर द साइज, टाइप, वेट, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो जब भी लेज लेने जाते हो तो उनका जो पैकेट है प्रॉपर वेट होता है, टेस्ट भी सेम होता है, साइज भी सेम होता है, बिकॉज उन लोगों ने एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन की है दोस्तों। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। और स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन करना इज़ नॉट ईजी। जब आप MBA जैसा अच्छा कोर्स कर लेंगे उसके बाद भी ये अप्लाई हो पाएगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली टेक्निकल। ठीक है। और इसके लिए बहुत सी टेक्निक्स बनी हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीक स्टडी, काइजन, सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी डिस्कशन अब आइए थोड़ी देर में हम करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है वर्क स्टडी। मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट को हम वर्क स्टडी बोलते हैं। ठीक है। वर्क स्टडी का मतलब ही नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जर्व करना, कैसे वर्कर्स काम कर रहे हैं, कैसे मशीन्स काम कर रही हैं, और इन सब की चीज़ों का ध्यान रखकर एक्शंस लेना ही वर्क स्टडी कहलाता है दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले है टेक्निक, फटीक स्टडी। फटीक का मतलब है थकान। तो टेलर ने बोला आप चेक करो कितने रेस्ट इंटरवल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक जॉब को परफॉर्म करने में, उनका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए और उनके नंबर ऑफ रेस्ट आवर्स क्या होने चाहिए। फटीक स्टडी के साथ साथ आपको मेथड स्टडी भी करना चाहिए, यानी कि किसी भी जॉब को करने का एक वन बेस्ट मेथड आपको ज़रूर पता लगा लेना चाहिए। इट विल हेल्प यू इन ब्रिंगिंग बेनिफिट्स विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम स्टडी। फटीक स्टडी, मेथड स्टडी के बाद आता है टाइम स्टडी। किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड टारगेट होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होने चाहिए, और क्या कैटेगराइजिंग होनी चाहिए, वो हमें देखना होगा। ठीक है। उसके बाद आता है मोशन स्टडी। मोशन बेसिकली मीन्स मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई हमें करना चाहिए, उन्हें कट कर देना चाहिए, और जो वैल्यू एडेड मूवमेंट्स हैं उन्हें हमें एनकरेज करना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है एक कीवर्ड, सॉरी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और मेथड स्टडी प्लस फटीक स्टडी, इन सबको स्टडी करने के बाद ही प्रॉपर टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट आप करेंगे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा फेमस, और इसके लिए अवार्ड मिलना भी चाहिए जिसने भी इसको बनाया है। ऑफ कोर्स मतलब टेलर साहब को इसका अवार्ड भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम रख दो, जो एम्प्लॉय ज़्यादा यूनिट्स बना के दे रहा है उसकी पेमेंट भी ज़्यादा करो, और जो एम्प्लॉय कम यूनिट्स बना रहा है उसको डेफिनेटली कम पेमेंट दो। इससे होगा क्या, जो एम्प्लॉय कम यूनिट्स बना रहा है वो और ज़्यादा एनकरेज हो जाएगा, और जो ऑलरेडी अच्छी यूनिट्स बना रहा है ही विल स्टे मोटिवेटेड टू कीप अप दैट फ्लो। ठीक है। बस वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद एक मेंटल रेवोल्यूशन की बात की गई थी, वही कि वी हैव टू चेंज आवर मेंटल एटीट्यूड। एक कॉपरेशन में काम करना है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में काम करना है, और हाउले जैसा नहीं करने का। ठीक है ना। उसके बाद एडवांटेजेस दिए हुए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स दी हुई हैं,
आपकी बुक में ज्ञान ज़्यादा नहीं है, बट मैं बताऊं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। अगर मैं स्टार ढंग से लगा पाता तो मैं जी हाँ यही बोलना चाह रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। और मैंने इन पर, आई एम ब्लेस्ड कि मैंने इनमें से कुछ पर डिटेल स्टडी किया हुआ है अपने सीए फाइनल करिकुलम में, तो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग की दोस्तों। लीन मैन्युफैक्चरिंग फोकस ऑन रिड्यूसिंग 7 वेस्ट। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 7 तरीके के वेस्ट होते हैं जिनको मैं डाउन टाइम बोलता हूँ। जी हाँ, डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्ट्स, ओ स्टैंड्स फॉर ओवर प्रोसेसिंग, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेटिंग टाइम, T stands for transportation, I stands for inventory and M stands for motion। ठीक है, सो ये देख लीजिए ना, डाउन टाइम मैंने आपको निमोनिक दिया है, लेकिन 7 तरीके के वेस्ट हैं: वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, स्क्रैप एंड ये 7 वेस्ट हमारे होते हैं, और ओवर प्रोडक्शन भी एक वेस्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है काइजन। काइजन का मतलब है कि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स डेली बेसिस पे करते जाना। कहीं भी स्टडी कर लो, इससे अच्छा मीनिंग नहीं होगा। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स डेली बेसिस पे करना इस काइजन, और हर ऑर्गेनाइजेशन को इसको फॉलो करना चाहिए। 6 सिग्मा, कभी नेट पे स्टडी करना मोटोरोला के बारे में। एक समय ऐसा था जब लाख यूनिट्स अगर बनती थी तो उसमें से एक भी यूनिट डिफेक्टिव नहीं होता था, और जब इस लेवल की एफिशिएंसी आती है तो हम बोलते हैं 6 सिग्मा अचीव कर लिया उस कंपनी ने। ठीक है, मोटोरोला इज द ऑफ कोर्स द फर्स्ट कंपनी, टोयोटा इज अनदर कंपनी जिन्होंने 6 सिग्मा जैसे चीज़ को यूज़ किया और इम्प्रूव किया। 6 सिग्मा बेसिकली एक तरीके का रैंकिंग है, रैंकिंग सिस्टम है जो कंपनीज को दिया जाता है इन ऑर्डर टू एनकरेज देम। इसके बाद आता है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। देखिए दुकानों में स्टॉक एक दुकानदार रखता है, कस्टमर आता है और उसके स्टॉक में से दे देता है। जस्ट इन टाइम कहता है स्टॉक रखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब भी आपके पास कस्टमर आए स्टॉक को बनवाइए साथ के साथ और कस्टमर को दे दीजिए। डिटेल डिस्कशन बुक में नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी एग्ज़ाम में ज्ञान पूछ लिया जाएगा 4 मार्क्स में, सो प्लीज़ 4 नंबर के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस दिया हुआ है टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी में। आई डोंट थिंक मुझे अब बताने की ज़रूरत है। टेलर एंड फ्योल में कंपैरिजन दिया हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ इसे एक बार स्टडी कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताइए, हम इसको भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया, और हमने कंपैरिजन को, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको स्टडी कीजिए। आई होप आज का लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए मेरा एक टारगेट है जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। मेरा एक है कि मुझे मेरा स्टूडेंट जो हो वो 100 मार्क्स लाए बिजनेस स्टडीज़ में, ये मैं दिल से चाहता हूँ। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, +2 बार बार नहीं आएगी, ध्यान से कीजिए इसको, और अच्छे नंबर लाइए और अच्छे कॉलेज में जाइए और मस्ती कीजिए। पूरा इस सब्जेक्ट को टेंशन की तरह मत लीजिए, इसे इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए फिर कैसे आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, नए नए बिजनेसेस को सेटअप करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। डू एंजॉय दीज लेक्चर्स। थैंक यू दोस्तों, और जिनको भी इस लेक्चर्स की ज़रूरत है प्लीज़ उन्हें प्रोवाइड कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है।